गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है गिग इकोनॉमी इन इंडिया। तो ये टॉपिक हमारे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सितंबर 2021 में आपको याद होगा कि इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने गिग वर्कर्स के बिहाफ पे एक पीआईएल डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। और ये पीआईएल डिमांड कर रही है कि जो गिग वर्कर्स हैं जैसे जोमेटो या स्विगी के डिलीवरी एम्प्लॉयज़ और टैक्सी एग्रीगेटर ऐप्स जैसे ओला और उबर के जो ड्राइवर्स हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको जो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो अब इस टॉपिक के लिए हम देखते हैं कि गिग इकोनॉमी होती क्या है। तो बेसिकली एक फ्री मार्केट सिस्टम है जिसमें जो पोजीशंस होती हैं वो टेम्पररी होती हैं और कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शॉर्ट टर्म उनको एंगेज करती है। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं जिनको हायर एंड फायर के तरीके पर रखा जाता है। तो गिग वर्कर जो है उसके लिए हमारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एक डेफिनेशन भी देता है। तो ये कहता है कि जो आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में जो एम्प्लॉयज़ आते हैं या वर्कर्स आते हैं उनको हम गिग वर्कर्स कहते हैं। और ये ऑन कॉल वर्कर्स होते हैं, जब ज़रूरत पड़ी इनको बुला लिया, जब इनको कोई फिक्स्ड इनको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं और जो एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉय को बेनिफिट्स मिलते हैं वो इनको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो नीति आयोग की एक स्टडी है वो कह रही है कि 47% जो गिग वर्कर्स हैं ये मीडियम स्किल्ड जॉब्स में एंगेज हैं, 22% जो गिग वर्कर्स हैं वो हाईली स्किल्ड हैं और 31% जो है वो लो स्किल्ड जॉब्स में एंगेज हैं। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की भी एक स्टडी है वो कह रही है कि जो गिग इकोनॉमी है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज़। वहाँ पर ज़्यादा फॉर्मल जो है एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप है। अब गिग वर्कफोर्स जो है वो लगभग 2.35 करोड़ वर्कर्स की पहुंचने वाली है 2029-2030 के पीरियड में। अब अगर हम एवरेज एज और इनकी इनकम देखें तो एवरेज मंथली इनकम इनकी लगभग 18,000 रुपीज़ तक होती है। और जो है 71% जो ये गिग वर्कर्स हैं ये अपनी फैमिली के सोल ब्रेड विनर्स हैं। अब इनके चैलेंजेस क्या हैं? अब इनके चैलेंजेस ये हैं कि इनको वेज कम मिलती है, जेंडर भी इक्वली पार्टिसिपेट नहीं करता है इसमें, मतलब विमेन को अपॉर्चुनिटीज़ सेम नहीं है उतनी। फिर अपवर्ड मोबिलिटी के भी कम चांस हैं, उनकी प्रमोशंस वगैरह भी जो है वो नहीं होती हैं। ठीक है। फिर गिग वर्कर्स जो हैं कंपनीज जो हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखती हैं और जो है उनको अगर जो है वो उनको सूट नहीं किया तो उनको जो है वो निकाल देती हैं, तो उनको एक तरह से जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। और ऑन रोल एम्प्लॉय के मुकाबले इनको बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाना चाहिए, अब हम देखते हैं। फिस्कल इंसेंटिव्स, मतलब जो स्टार्टअप्स जो ये गिग वर्कर्स को रख रही हैं उनको हमको जो है कुछ टैक्स ब्रेक्स या स्टार्टअप ग्रांट्स देनी चाहिए। रिटायरमेंट बेनिफिट देने चाहिए इन गिग वर्कर्स को, जैसे कि इंश्योरेंस कवर, रिटायरमेंट प्लान्स इनको ऑफर करने चाहिए, इनकम सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि इनकी ऑलरेडी जो है वो जो इनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो ऑन पार ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये भी आपके इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में जो पैसा आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है इन्वेस्टमेंट का, वो 90% तक गिर गया है 2022 में बिकॉज ऑफ राइजिंग गोल्ड प्राइसेस। ठीक है। तो अब हम गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली ये कमोडिटी बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं जिसमें ऑफ कोर्स अंडरलाइंग एसेट जो है आपका वो गोल्ड है, अनलाइक जैसे क्रिप्टो करेंसी जिसमें कोई अंडरलाइंग एसेट होता ही नहीं है। इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में जो अंडरलाइंग एसेट है वो गोल्ड होता है। ठीक है। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट है ये। इसमें क्या होता है कि गोल्ड प्राइसेस के बेसिस पर जो है आपका प्राइस डिसाइड होता है इस ईटीएफ का। एक गोल्ड ईटीएफ जो है वो जनरली 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है और ये लिस्ट होते हैं और ट्रेड होते हैं आपके एनएससी और बीएससी के ऊपर, जैसे कि एक नॉर्मल कोई भी स्टॉक जो है वो जो है ट्रेड होता है। अब इसमें जो है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होती है, कोई भी जो है डायरेक्टली गोल्ड प्राइसिंग के बेसिस पर देख सकता है, तो उसके बेसिस पे वो देख सकते हैं कि उनके क्या जो है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के क्या प्राइस चल रहे हैं। और इनको जो है मैनेज करना बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी क्या होते हैं। तो बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, या तो ये इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है या फिर बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। और अनलाइक म्यूचुअल फंड जो कि दिन के एंड में ही जो है जिसमें जो है प्राइस डिसाइड होता है, ईटीएफ जो है वो पूरे के पूरे दिन जब भी मार्केट खुली होती है तब ये पूरा का पूरा इसका प्राइस जो है फ्लक्चुएट होता रहता है। और इस टाइम पर ईटीएफ को परचेज भी किया जा सकता है और सोल्ड सेल भी किया जा सकता है। और एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इनकी जो फीस होती है वो चीप होती है। ठीक है। अब पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या होती है? तो बेसिकली एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जिसमें इन्वेस्टर जो है वो सिक्योरिटीज़ जो हैं
वो ऐसी सिक्योरिटीज़ बाय करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को मिरर कर रही हैं। मतलब डायरेक्टली आप स्टॉक नहीं परचेज़ कर रहे हो, आप ऐसे यूनिट्स को परचेज़ कर रहे हो जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है? तो आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने की बजाय आप पैसिवली एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप डायरेक्टली स्टॉक बाय नहीं कर रहे हो। उसको हम कहते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माचू पिचू। ये आपके जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है। तो टूरिस्ट साइट जो पेरू में है माचू पिचू, उसको रिसेंटली शट डाउन कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये माचू पिचू जो है ये 15th सेंचुरी की इनका साइट है। इनका क्या है, वहाँ की सिविलाइजेशन जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है, उनकी एक साइट है। नॉर्थ वेस्ट ऑफ कुज्को पेरू में पड़ती है। इसको यूपांकुई जो वहाँ के 9th रूलर थे इनका के, उन्होंने बनाया था। और इसको लोअर और अपर पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनका एम्पायर ने इसको 16th सेंचुरी में अबैंडन कर दिया था जब स्पेनिश लोगों ने इसको कैप्चर किया। और 1911 में माचू पिचू जो है वो दोबारा से डिस्कवर किया गया। 1983 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिला है, ठीक है। अब हम इनका सिविलाइजेशन के बारे में देखते हैं। इनका सिविलाइजेशन जो है वो एंशियंट पेरू में जो है फ्लरिश हुई, और ये लार्जेस्ट एम्पायर था अमेरिका का, और एक टाइम पर तो ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड भी रहा है। बहुत ही टेक्नोलॉजिकली और आर्किटेक्चरली एडवांस्ड एम्पायर था। इनका जो रिलीजन था ये एनिमिज़म, फेटिशिज्म, और फिर ये नेचर गॉड्स को वर्शिप करते थे। मतलब ये सोचते थे कि जो लिविंग बीइंग्स हैं या फिर जो नॉन लिविंग बीइंग्स भी हैं उनमें भी जो है जान होती है, तो एक तरह से उनको ही वर्शिप करते थे ये। और इनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो अभी भी जो पेरू में क्विचुआ रीजन है वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हैदरपुर वेटलैंड। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को बोला है कि जो हैदरपुर वेटलैंड है उसकी ड्रेनिंग को बंद किया जाए। तो हैदरपुर वेटलैंड जो है 1984 में मध्य गंगा बराज के टाइम पर बनाया गया था। मुजफ्फरनगर बिजनौर बॉर्डर पर ये पड़ता है, और ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ही बाउंड्री में आता है। बहुत सारी एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इवन 15 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज़ भी यहाँ देखने को मिल रही हैं। 47th रामसर साइट ऑफ इंडिया भी है, इसको 2221 में डिक्लेयर किया गया है। रामसर कन्वेंशन आपको पता है इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। ईरानियन सिटी ऑफ रामसर में इसको जो है वो अडॉप्ट किया गया था 1971 में। स्पेसिफिकली अकेली ऐसी ट्रीटी है जो कि वेटलैंड्स के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 6 महीने का टाइम दिया है कि आप मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर प्रोविजन बनाओ कंपनसेशन देने का रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को, चाहे जो जिस व्हीकल की वजह से एक्सीडेंट हुआ है चाहे वो अनइंश्योर्ड भी हो, ठीक है, और हिट एंड रन केसेस में भी। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 आपको पता है मोटर व्हीकल एक्ट 1939 को उसने रिप्लेस किया। जितने भी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है ये। और इसमें एक प्रोविजन है कि अगर कोई पर्सन इंजर हो जाता है मोटर एक्सीडेंट में तो उसको कंपनसेशन दी जा सकती है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जो है इसी के अंदर बनाया गया है इसीलिए, ताकि जो विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट्स हैं उनको स्पीडियर रेमेडी दी जा सके। कोई टाइम लिमिट नहीं होती आपको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट को क्लेम्स फाइल करने के लिए। एक जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है एक या एक से ज़्यादा मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल बना सकती है। इनके पास जो जो सिविल कोर्ट्स होते हैं उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होती इन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर के डिसीजंस के अगेंस्ट। तो बेसिकली जो भी ट्रिब्यूनल्स के क्लेम्स हैं उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बाई मॉडल न्यूक्लियर प्रोपल्शन। तो ये आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा रिसेंटली जो है अपने 2023 में काम कर रहा है बाई मॉडल न्यूक्लियर प्रोपल्शन कंसेप्ट पर, जिससे कि मार्स पे पहुंचना सिर्फ बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ 45 दिन में मार्स में पहुंचा जा सकेगा। तो बेसिकली न्यूक्लियर थर्मल और न्यूक्लियर रिएक्टिव प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए ये 2 पार्ट सिस्टम होगा, और इससे जो है जर्नी की जाएगी। तो जो न्यूक्लियर थर्मल सिस्टम होगा उसमें जो है लिक्विड हाइड्रोजन को हीट किया जाएगा और उसको कन्वर्ट किया जाएगा आयोनाइज्ड हाइड्रोजन गैस में, और उसको जो है उससे जो है थ्रस्ट दी जाएगी, ठीक है, नोजल के थ्रू। और जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम होगा वो न्यूक्लियर रिएक्टर पर डिपेंडेंट होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, ताकि जो है आयन इंजन जो है उसको पावर किया जा सके और उससे जो है थ्रस्ट क्रिएट की जा सके। एडवांटेजेस क्या हैं? फ्यूल एफिशिएंट है, इसका जो है अनलिमिटेड एनर्जी डेंसिटी है, तो इसलिए जो हमारे लिए ये ज़्यादा एडवांटेजियस है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो देने वाले हैं 11 बच्चों को। तो अब ये जो बाल पुरस्कार हैं ये 2 तरह के होते हैं। बाल शक्ति पुरस्कार जो कि एक्सेप्शनल अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन को रिकॉग्नाइज करता है,
कोई भी चाइल्ड जो 5 से 18 साल की एज का है वो एलिजिबल होता है अगर उसने कोई इनोवेशन, स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स, सोशल सर्विस, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स या बेवरी के फील्ड में कुछ जो है कंट्रीब्यूशन दिया हो। 1996 से अवार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन 2018 में इनको बाल शक्ति पुरस्कार नाम दिया गया है। ऐसे ही बाल कल्याण पुरस्कार भी है जो इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों को दिया जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन या चाइल्ड वेलफेयर के फील्ड में अगर उन्होंने काम किया हो, और जो इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट द्वारा फंडेड जो है वो इंटायरली नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1979 में ये अवार्ड शुरू हुआ, 2018 में इसका भी नाम बाल कल्याण पुरस्कार कर दिया गया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रोनिंगन गैस फील्ड। ये भी आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली नीदरलैंड्स ने कहा है कि वो यूरोप का जो सबसे बड़ा गैस फील्ड है उसको बंद करने वाले हैं, जो कि नीदरलैंड में ही है ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स। तो ये आपके ग्रोनिंगन प्रोविंस में पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नीदरलैंड्स में। लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड है यूरोप का, और 1963 से ये ऑपरेशंस यहाँ पर स्टार्ट हुए, लेकिन इस एरिया में बहुत अर्थक्वेक आते हैं, तो लोकल जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे लोकल लोग कि इसको बंद कर देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ग्राउंड भी सब्साइड होने लगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो इसको बंद करने वाले हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं येलो बैंड डिसीज़, एनवायरनमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने देखा है कि जो कोरल्स हैं ईस्टर्न थाईलैंड के, वो एक यूनिक डिसीज़ येलो बैंड डिसीज़ से जो है अफेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो बेसिकली कोरल्स हैं वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि इस येलो बैंड की डिसीज़, एक तरह से येलो बैंड कलर की उनके ऊपर डिसीज़ होनी शुरू हो जाती है। कोई क्योर भी नहीं है इस डिसीज़ का। क्यों होती है डिसीज़? बिकॉज ऑफ ओवर फिशिंग और क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और राइजिंग वाटर टेम्परेचर्स। So now let us see all these topics in English. So the first topic is gig economy in India. So this topic is important for your economy section. So recently, Indian Federation of App-based Transport Workers have filed a public interest litigation in Supreme Court, demanding that social security benefits must be provided to food delivery platform workers who are working in Zomato, Swiggy, and even taxi aggregator apps like Ola and Uber. So these are basically gig economy workers. So what is a gig economy? It's a free market system in which organizations employ uh, uh, contract workers, and these positions are temporary. They basically meet only the company's requirements by having short-term engagement. And who is a gig worker? As per the code on social security of 2022, a gig worker is basically outside of the traditional employer-employee relationship. These are basically on-call workers, and they're temporary workers. They are not on a roll. Okay, so as per the Niti Aayog report, 47% of gig workers are employed in medium skilled jobs, 22% of them are employed in high skilled jobs, and 31% of them are employed in low skilled jobs. So participation of gig economy is higher in developing countries as compared to developed economies, and this gig workforce is set to expand to 2.35 crore workers by 2029-2030. So, as per the statistics, the median age of Indian gig worker is 27, and their average monthly income is about 18,000. But the disturbing fact here is that 71% of them are the sole breadwinners of their families. So there are several challenges, like they are getting low wages, there is unequal gender participation, also there is lack of possibility for upward mobility. They also do not receive some of the benefits that an on-roll employee of the company may have. So what should be done? The fiscal incentives should be given to the companies who are employing these gig workers, and they are providing them livelihood opportunities. Tax breaks or startup grants must be given to them. Retirement benefits must be secured for these gig workers in the form of insurance cover, retirement plans, offering them paid sick leave, etc., so that at least their social security needs must be taken care of. So the next topic is gold exchange traded funds. This topic is important for our economy section. So as per the recent findings in 2022, inflow in gold exchange traded funds has plunged by almost 90% because of the rising gold prices. So basically, gold exchange traded funds are commodity based exchange traded funds which are having an underlying asset of gold. So these are passive investment instruments which are based on gold prices, and you can easily calculate the price of a gold exchange traded fund using the simple criteria of the gold prices in the market. Unlike
The mutual funds, these are exchange traded funds. So let's also see what is an exchange traded fund. So it is basically a collection of investments in equities or bonds, or even of course commodity based. And their prices, these ETF share prices fluctuate all day as compared to mutual funds, which only trade once a day after the market closes. And what is the benefit of a exchange traded fund? It is cheaper than other types of funds. So what it is a type of passive investment, which means that you're not directly buying the gold or you're not directly buying the stock. You are just using the units which are uh, in itself using the, or which have in itself bought these stocks or these golds, and they are used. And so basically you are investing as a passive investor. You are not actively buying the gold or the stock here. So the next topic is Machu Picchu. This topic is important for your geography section. So the iconic tourist site Machu Picchu in Peru was recently shut down because of anti-government protests there. So it's a 15th century Inca site, and it has been built by the ninth ruler of Incas, and it is present in northwest of Peru. It is divided into a lower and upper part. It is made up of temples, palaces, terraces, monuments, complexes, and walls. It was abandoned when the Spanish invasion happened in 16th century, and this site was discovered back in 1911, and it was given the UNESCO World Heritage Site status in 1983. So what is the Inca civilization? It flourished in ancient Peru, and it was the largest empire ever seen in America and probably in the world too at that time. So it was very technologically advanced, and its infrastructure was also highly developed. They believed in animism, so basically they worshipped living beings. And the descendants of Inca people are still living in Quechua, that is in Peru, Quechua speaking peasants of Andes mountains. So the next topic is Haidarpur wetland. This topic is important for our environment section. So Union Environment Ministry has recently directed Uttar Pradesh to immediately stop further draining of Haidarpur wetland. So this Haidarpur wetland was formed in 1984 by the construction of Madhya Ganga Barrage, uh, and it is located in Muzaffarnagar Bijnor border of Uttar Pradesh. It is located within the boundaries of Hastinapur Wildlife Sanctuary. Several flora and fauna species are located here. 15 globally threatened species are also located here. It is the 47th Ramsar site of India, which was declared in 2021. And what is Ramsar Convention? It's an intergovernmental treaty which was signed in 1971, and it came into force in 1975. It is the only global treaty which focuses specifically on wetlands. So one of the key instruments of convention is of course the lists of wetlands of international importance, or that is the Ramsar list. So the next topic is Motor Vehicle Act of 1988. This topic is important for your governance section. So recently, Delhi High Court has given central government a 6-month timeline to enforce the provisions of Motor Vehicles Act, which provide for grant of compensation to road accident victims, even if the errant vehicle is uninsured. Okay, also in the hit and run cases. So what is Motor Vehicles Act? It is basically uh, covering all aspects of road transport vehicles, and it is applicable all over the country. A person injured in a motor accident is applicable to apply for compensation under this particular act. For that, a tribunal has also been made to provide speedy remedy to the victims of accidents. There's no time limit for filing motor vehicle accident claims, and a state government is empowered to constitute one or more motor accident claims tribunals, and the civil courts do not have jurisdiction over them. Only the appeals of this claims tribunal can be filed before the High Court, and the appeal time is also limited within 90 days from the claims made by the tribunal. So the next topic is bimodal nuclear propulsion. This topic is important for your science and tech section. Recently, NASA Innovative Advanced Concepts Program for 2023 has selected a bimodal nuclear propulsion concept, which will reduce transit times to Mars to just 45 days. It will be using nuclear thermal and nuclear electric propulsion systems. And in the first nuclear thermal system, a nuclear reactor will heat the liquid hydrogen propellant, and it will turn it into ionized hydrogen gas, which will be basically channelized through a nozzle, and it will generate the thrust. In the second phase, a nuclear reactor would provide electricity to a Hall effect thruster, and it will generate an electromagnetic field so as to ionize and create thrust. Okay, so what is the advantage? Of course, it is fuel efficient and it is giving unlimited energy density.
So the next topic is Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar. This topic is important for your social issues. So the President of India will confer the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2023 to 11 children at an award ceremony. So these are the there are two categories of awards in this Rashtriya Bal Puraskar. First, of course, is the Bal Shakti Puraskar, which makes any child who is between the 5 to 18 years of age, and he or she is an Indian citizen, eligible if if the child has made any uh, contribution or exceptional achievement in the fields of innovation, scholastic achievements, social service, art and culture, sports, and bravery. It started in 1996 as National Child Award for Exceptional Achievement, but it was renamed in 2018 as Bal Shakti Puraskar. Similarly, there is Bal Kalyan Puraskar, which is given both to individuals and institutions who have worked in the field of child development, child protection, and child welfare. And an individual must be an Indian citizen residing in India and should have a minimum age of 18 years and above. And in case of an institution, it should not be entirely funded by the government of India. And these awards also started in 1979 as National Child Welfare Awards, but in 2018 they were renamed as Bal Kalyan Puraskar. So the next topic is Groningen gas field. This topic is important for your international relations. Recently, Netherlands has sought shutting down Europe's biggest gas field this year because of safety concerns. So basically, this is present in the Groningen province of northeastern Netherlands. It is the largest natural gas field in Europe, but because of several earthquake-related incidents there, the local people started protesting against this project, and even the ground started subsiding because of the extraction being done here for several years, at least since 1963. So that's why the government has decided to shut it down. So the next topic is yellow band disease. This topic is important for your environment section. Recently, scientists have found out that corals of eastern Thailand are getting affected by a disease named yellow band disease, in which, of course, the yellow band starts appearing up on the corals before destroying them. And currently, there is no cure for this disease. And the scientists are believing that overfishing, pollution, rising water temperatures because of climate change are making these reefs more vulnerable to such diseases. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.